हुकूमत आज बजट पेश करने जा रही है। वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। बस जुमे की नमाज के फौरी बाद जुमे की नमाज में हम और आप अपनी बेहतरी के लिए दुआ करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। अच्छा, बहुत कुछ होने वाला है। वी हैव टोल्ड यू, एक्चुअली हमने आपको अपडेट कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। साथ ही नासिर हुसैन साहब भी ने भी हमें ज्वाइन किए। रहनुमा तनख्वाहदार इत्तेहाद पाकिस्तान हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअली। आप दोनों को खुशामदीद। हम मेहताब साहब आपसे सबसे पहले जानेंगे क्या खबरें पहुंच रही हैं आप तक नए बजट को लेकर। किन सेक्टर्स में रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है? आवाम के लिए किस चीज़ को हम खुशखबरी कहें या किस सेक्टर को कहें कि हाँ उसके लिए वाकई कोई अच्छी खबर, मुस्बत खबर उसको फ़ायदा पहुंचा सकती है जो वो आएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो पाकिस्तान का बजट है इसका कॉन्टेक्स्ट 1 मिनट में मैं बयान करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये बजट देने से पहले जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें चारों सूबों ने और मरकज ने एक बात तय की है कि सूबों ने वॉलंटरली कोई 920 अरब रुपए ग्रांट एंड एड की सूरत में सेंटर को वापस किए हैं। तो यानी 1 ट्रिलियन रुपीस का जो डेवलपमेंट बजट था उस पे कट लगाया गया। तो उसके नतीजे में अब जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो अपने नंबर क्रंचिंग करने में कामयाब हुई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए जो है वो हमें रिलीफ की बात करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके बाद अब चूंकि IMF के प्रोग्राम में हमने 2 बुनियादी ऑब्जेक्टिव हैं जो हासिल करने हैं। एक तो फिस्कल डेफिसिट को मैनेजेबल लेवल पर रखना है, यानी लेस देन 4% ऑफ GDP, और दूसरा प्राइमरी बैलेंस हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट है और ओवरऑल पाकिस्तान है उसने 2% ऑफ GDP जो है वो जनरेट करना है। इसका मतलब है 3 ट्रिलियन रुपीस के लगभग। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूं कि सैलरीड और पेंशन क्लास के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ की हुकूमत कोशिश कर रही है। उसमें जो सैलरीड क्लास के खासकर टैक्स स्लैब्स हैं उसमें कोई 50 से 60 अरब रुपए की रिलीफ की बात है, और उसमें जो मिडिल इनकम लोग हैं उनके टैक्स रेट में कोई 5% तक की कमी की तजवीज है। हम किस तनख्वाह की बात कर रहे हैं? महाना, सालाना नहीं, लोगों को इतना समझ आएगा। महाना हम किस स्लैब की बात कर रहे हैं? जिनकी तनख्वाह 2 से 3 लाख रुपए के दरमियान है या 3 से 4 लाख रुपए के दरमियान है, वहां पे रिलीफ आएगा। टैक्स रेट से 5% की कमी की तजवीज है। अच्छा, इसके अलावा जो है जो सुपर टैक्स है उसमें भी 2% की कमी की तजवीज है। इसके अलावा प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए भी हुकूमत ने कोशिश की है कि जो उसके ट्रांजैक्शनल टैक्सेस हैं खासकर सेल और परचेज के ऊपर, वहां पे IMF को कन्विंस किया जाए और उनसे ये रिक्वेस्ट की जाए कि वहां पे टैक्स रेट्स में कमी की जा सके। चूंकि इससे पहले FBR ने अपने वैल्यूएशन टेबल्स जितने भी मेजर सिटीज हैं उनमें रिवाइज कर दिए हैं। तो अब कोशिश है कि वो जो ट्रांजैक्शनल टैक्स है उनमें कमी की जा सके। लेकिन ये वो ओवरऑल एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हुकूमत बजट मेकिंग की कोशिश कर रही है। अच्छा नासिर साहब, आपसे ये पूछना चाहते हैं क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि सैलरीड क्लास चूंकि उनकी अपनी से नहीं होती, उनको तो एट सोर्स ही काट ली जाती है उनका टैक्स मोस्टली, तो उनके साथ ज़रा अनफेयर हो जाता है। स्पेशली अगर हम कंपैरिजन नहीं देते हैं, चलें और किसी से कंपेयर नहीं करते तो ताजरों से ही कर लेते हैं। ताजरों के साथ तो पूरी कंसल्टेशन होती है, कभी वो मानते हैं कभी वो नहीं मानते। इस बार आपको क्या नज़र आ रहा है कि फेयरली डील किया गया है सैलरीड क्लास को, या फिर वही हो रहा है जो हमेशा होता है, जो कहीं और से इकट्ठा ना हो रहा हो वो इन पे लाद दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। देखें, बुनियादी बात यही है कि जो भी पाकिस्तान में चाहे इंडिविजुअल हो या कॉर्पोरेट्स हो, जो भी इनकम कमाएगा उसको टैक्स देना है। सैलरीड क्लास अलायंस पाकिस्तान हमेशा फेयर टैक्सेशन की बात करती है ना, कि अगर सैलरीड क्लास सालाना 600 अरब रुपए का टैक्स दे रही है और दूसरी तरफ जो ट्रेडर्स हैं, होलसेलर हैं, वो पूरे साल में 50 to 60 बिलियन ही दे रहे हैं, तो ये हम इसकी बात करते हैं कि टैक्स का बर्डन सब पे स्प्रेड बराबर होना चाहिए। अब जो बंदा 2 लाख रुपए महाना तनख्वाह कमा रहा है उसका टैक्स रेट 10 से 12% पे चला जाता है, तो 3 लाख कमा रहा है उसका 16% पे चला जाता है। तो देखें, तनख्वाहदार लोग अपनी ग्रॉस इनकम पर टैक्स दे रहे हैं। देयर इज नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस अलाउड। इवन जो पिछले सालों में टैक्स क्रेडिट होते थे वो भी खत्म हो गए। तो इसका इम्पैक्ट दोनों तरफ आ रहा है कि तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है, वो स्पेंडिंग नहीं कर पा रहे, जिससे भी मुल्क की GDP पे इफेक्ट आ रहा है।
और इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज नहीं है, उन पर टैक्स क्रेडिट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है। तो अगर तनख्वाहदार तबके को कोई टैक्स में रिलीफ दिया जाएगा, जैसे बात हो रही है 2 से 3 लाख वाले ब्रैकेट में, 3 से 4 लाख वाले में, और जो हाईएस्ट स्लैब 4.1 मिलियन आ जाता है सालाना इनकम पे 35% का, वो जो कि बहुत ज्यादा है, उसको भी कम होना चाहिए, सरचार्ज को भी कम होना चाहिए। तो देखिए जो भी ये रिलीफ होगा वो उसका मोर देन 50% तो डायरेक्ट इकोनॉमी में आएगा। कुछ भी आप स्पेंड करते हैं 18 से 25% सेल टैक्स देते हैं, उसके बाद कंपनियों की अर्निंग बढ़ती है, वो प्रॉफिट कमाते हैं, वो 50% गवर्नमेंट को चला जाते हैं। तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में सोचना चाहिए। नासिर साहब, जो जिनकी तनख्वाह पर मंथ लाख से कम हो, समझे कि 50 से ज्यादा हो, 60,000 हो, 70,000 हो, उनका क्या टैक्स है? उनका तो इसमें टोटल टैक्स रखा हुआ है ना, 1% ऑफ द इनकम अबव 50,000 पर मंथ। तो कॉन्सेप्ट ये कि लोग, ताकि लोग ज्यादा फाइलिंग की तरफ आए, तो ये रिलीफ अब 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ तनख्वाह वाले को मिलना चाहिए, उसका टैक्स रेट 1 से 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह ऊपर के तमाम स्लैब को फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई हम सबको पता है कितनी ज्यादा है। तो लोग ज्यादा टैक्स दे देंगे तो अपने एक्सपेंसेस कैसे पूरे करेंगे, और फिर इसी वजह से लोग मजबूर होते हैं और मुंह से बाहर जाने का सोचते हैं। तो हमें तमाम चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए, और हम समझते हैं कि गवर्नमेंट इस दफा इस तरह सोच रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस में दोनों ने एक्नॉलेज किया था कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बहुत ज्यादा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस दफा जो भी रिप्रेजेंटेशन की गई है हमारे थ्रू और मुख्तलिफ चेंबर्स और प्रोफेशनल बॉडीज के थ्रू, उसका कुछ अच्छा नतीजा आने वाला है। चलिए, लेट्स सी, वी वुड ऑल हैव टू वेट फॉर दैट। अच्छा मेहताब साहब, ताजर तो अभी हमारे साथ एक रहनुमा भी थे मौजूद, बड़े खुश हैं, बड़े मुतमईन हैं। वो कहते हैं इस दफ़ा तो हम 100% कंप्लाइंस कराएंगे। हमने अपनी तमाम तंजीमों को कह दिया है कि ये जो स्कीम आई है ये तमाम पुरानी स्कीमों से बेहतर है। शुड वी एक्सपेक्ट, मतलब आपका इतने बरसों का तजर्बा है, शुड वी एक्सपेक्ट कि हाँ वाकई इस मरतबा टैक्स नेट बढ़ जाएगा? क्योंकि इससे पहले ताजर 2 स्कीम का भी हमने हाल देख लिया था। हमने कभी भी नहीं सुना कि वो कभी खुश हो, लेकिन इस बार दे आर ओके विद इट। बट वुड इट आल्सो रिजल्ट इन देयर रजिस्ट्रेशन इन द सिस्टम? देखिए, पहले तो मैं सैलरी क्लास के बारे में एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, जो 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की मंथली अर्नर्स हैं, उनके ऊपर फिक्स टैक्स है वो 1% है। अच्छा, अब यहां तक ये आपका सवाल है, देखिए पिछले कोई तकरीबन 15 से 20 सालों के अंदर, और लादर 30 इयर्स के अंदर, एफबीआर ने इनकम टैक्स में और सेल्स टैक्स में इस तरह की 1 दर्जन से जायद स्कीमें लेकर आई, और वो सारी की सारी स्कीमें नाकाम। एक भी स्कीम ऐसी नहीं थी जो कामयाब हुई है। अगर माजी को सामने रखा जाए तो मेरे शकूक व शुबात है कि क्या ये जो स्कीम है ये आप इस पे मुकम्मल तौर पे कंप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आपको एक और मिसाल दे, मिसाल के तौर पे जो सैलरीड क्लास है वो अगर अपनी इनकम की जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है, मसलन पहला स्लैब जो है उस पे 1% है, दूसरे स्लैब पे 5% है, फिर 15% है, फिर 20-25% है, फिर 30% है, और मैक्सिमम स्लैब जो है वो 35%। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। वैसे 50,000 वाला जो स्लैब है ना, हम 1 लाख रुपए तक कर लें, ये इस पे तो मतलब सिफर टैक्स होना चाहिए जो हालात हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए कमाने वाला अगर वो किराए के घर में रहता है और बच्चों को स्कूल भी पढ़ा रहा है और हर चीज पे टैक्स भी दे रहा है, चाहे बिजली के बिल हो, ग्रोसरी हो, कोई भी चीज हो, इसका हल ये है कि जो टैक्सेबल सीलिंग है वो 6 लाख रुपए से बढ़ा के उसको 12 लाख रुपए कर दिया जाए, यानी 12 लाख रुपए तक आपका जो स्लैब हो उस पे 0 टैक्स हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि उधर दूसरी तरफ क्या है, ताजरों के लिए 200 मिलियन तक अगर आपका टर्नओवर है तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 25,000 रुपया टैक्स देना है 1 साल का। अब आप मुझे बताएं, सैलरी क्लास अगर और कुछ नहीं कर सकती तो हार्ड बर्निंग होगी या नहीं होगी? आप बेसिकली क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपकी इनकम मुकद्दस है और जो सैलरी क्लास है उसको पिनलाइज आप करते रहे। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर उसको इस तरह महसूस हो रहा है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है हमेशा। तो माजी में तो ये स्कीमें नाकाम रही हैं चूंकि ये डिस्टॉर्शंस क्रिएट करती हैं। इस दफा क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा कि उनको एक चांस और दिया गया है, क्या वो टैक्स नेट में आना पसंद करते हैं या नहीं करते।
मेहताब साहब यही तो आप बात कर रहे हैं, जो आपने ये कहा है ना मेहताब साहब, जो आपने ये कहा है ना कि उनको एक चांस और दिया गया है, और व्हाट, मतलब ये कोई रेप्रिमांड भी तो होना चाहिए, कोई खौफ भी तो होना चाहिए ना कि अब आप आ जाएं इस टैक्स नेट ब्रैकेट में, आप आ जाएं, वरना के आगे कुछ नहीं होता। उनको भी पता है कि कुछ नहीं होना। हम हर साल यही बात करते हैं, उनको ऑलमोस्ट भुला पुसला के बुलाया जाता है, उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनको मनाया जाता है, वो तब भी नहीं मानते, वो अपनी मनमानी कराते हैं, क्योंकि और एल्स का आगे कोई प्लान नहीं है कि हमने करना क्या है। देखिए, इसमें कैरेट एंड स्टिक का जो असूल है उसके बगैर दुनिया में टैक्स जमा नहीं हो सकता। एक चीज इसके अंदर स्कीम के अंदर है, मुझे वो बयान करने दें। इसमें एफबीआर ने ये कहा है और फाइनेंस बिल में भी होगा कि अगर किसी ताजिर की कोई ऐसी चीज हुकूमत या एफबीआर के सामने आ जाती है जो कि कोई मेजर डिस्क्रिपेंसी होती है, तो फिर क्या कहा, फिर ये है कि ताजिरों का एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी उसके बारे में फैसला करेगी। यानी ऐसे ही है कि यानी अपने लिए फैसले भी खुद ही करेंगे बैठ के, तो मेरे दोस्तों की कमेटी बना दी जाए। मतलब ऐसे दुनिया में शायद ही इतना लाड किसी सेक्टर को उठाया जा रहा हो जितना यहाँ, लेकिन फिर भी गैर मुतमईन नजर आते हैं। जिंदगी चाहिए। नासिर साहब, क्या आप समझते हैं? अभी हम मुझे करने दें। जी मेहताब साहब, देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है ताजिरों पे टैक्स नहीं लग सकता, और जब तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उस टाइम तक एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लग सकता। अच्छा, इसमें तनख्वाहदार जो है ना वो ज़ाहिर पिसे हुए हैं, तो उनकी बात नासिर हुसैन साहब से हम तवक्को करते हैं कि वो करेंगे। टैक्स तो उन पे इन्वेरिएबली होता ही है और सबसे ज़्यादा ही लगता है। नासिर साहब, आप लोग किसी डिस्कशन का पार्ट थे? क्योंकि ज़ाहिर है अभी हम तक जो खबरें पहुंच रही थी कि रात गए तक भी ये सैलरी स्लैब्स वगैरह पे डिस्कशन चल रही थी IMF से। ये जो नॉन टैक्सेबल इनकम है ये एनुअली 12 लाख एटलीस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारी तरफ से प्रेजेंटेशन ये है कि इसको तो 18 लाख तक जाना चाहिए, लेकिन हम अपने शेड्यूल क्लास अलायंस पाकिस्तान के फोरम से, विच इज एडवोकेसी फोरम, मुख्तलिफ प्रोफेशनल बॉडीज के थ्रू हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, ICAP और ICMAP के थ्रू, OICCI के थ्रू हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, हमने डायरेक्टली भी खत लिखा है FBR चेयरमैन को। तो हम अपने तरफ से मुख्तलिफ गुजारिशात, तजावीज़ पेश करते रहते हैं कि स्लैब्स बढ़ने चाहिए जिन पे टैक्सेबिलिटी शुरू हो, वो हायर अमाउंट पे टैक्सेबिलिटी शुरू होनी चाहिए। जो हाईएस्ट स्लैब एकदम से 4.1 मिलियन के बाद 35% कहा जाता है सालाना इनकम पे, वो बहुत ज्यादा है। वो ज्यादा अगर लगाना ही है तो 30% रखें, दैट शुड बी आल्सो आफ्टर 6 or 7 मिलियन पर एनम इनकम। सरचार्ज जो पिछले साल 1% कम किया था उसको या तो बिल्कुल खत्म करें या कम से कम 50% करें, जैसे सुपर टैक्स कम करने की बातें हो रही है। ये सब मेजर्स लिए जाने चाहिए, और टैक्स क्रेडिट को भी कम से कम 1 से 2, पहले मल्टीपल टैक्स क्रेडिट होते थे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, IPO की इन्वेस्टमेंट में, इंश्योरेंस या तकाफुल कवरेज देने पे, तो वो सब टैक्स क्रेडिट भी खत्म हो गए। तो देखिए, जिसकी वजह से जो कंपल्सरी इंसान इन्वेस्टमेंट कर लेता था, सेविंग कर लेता था, वो भी खत्म हो गई है, और जो टैक्स क्रेडिट मिल जाता था वो भी खत्म हो गया। इस वजह से वॉलंटरी पेंशन स्कीम पे इन्वेस्ट करने पे टैक्स क्रेडिट है। तो ये सब हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है, मुख्तलिफ फोरम्स और लोगों के थ्रू अप्रोच करते रहें। तो एज आई सेड के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने एक्नॉलेज किया था कि तनख्वाहदार तबके पे टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा है। तो हम बहुत पुरुमीद हैं कि ये आखिरी वक्त तक आते आते ये नहीं होगा कि फिर से तनख्वाहदार तबके पे जो टैक्स रिलीफ देते हैं वो वापस ले लिया जाएगा। इस दफ़ा इफेक्टिवली एक्शन लिए जाएंगे, और जैसे मेहताब साहब ने भी बताया ना कि फिस्कल स्पेस भी गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो आई थिंक उसका रिजल्ट आना चाहिए, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलना चाहिए, ड्यू रिलीफ। मतलब हम दुआ कर सकते हैं इसके लिए। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन साहब और मेहताब हैदर साहब।